Ma'am, I think we should start. Yes, Sanjay sir also said. Good evening, everyone. Thank you, Yogen sir, for inviting me for this talk.
Myself, Ankit Kumar, I am president of North Council. And as Yogen sir discussed about my achievements, it may sound that I possess some extraordinary abilities which helps me to achieve these object targets. But let me assure you that I am just a normal guy like all of you. I used to listen carefully to my teachers and ask questions and work hard in the right direction. This approach has taught me that success comes to those who knock on the correct door. So now let's begin our talk. And today's talk is on physics, igniting curiosity and fueling innovations. So we will explore the wonders of science and reveals the marvels of physics. In this talk, we will discuss about various discoveries. And first, let me tell you that science is not merely a collection of facts and figures. It is a system of knowledge that converts general truth into tangible, applicable wisdom. Through scientific methods, we obtain and test these general truths. Physics, in particular, develops into the nature and properties of matter and energy, offering profound insight into the working of the universe. तो जो हमारे पास फिजिक्स है ये हमारे पास डे टू डे लाइफ में यूज होता है. जैसे कि हम देखें कि हमारे पास जो फिजिक्स, अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप सभी ने पढ़ा होगा. हमारा जो चलना फिरना है या दौड़ना है, किसी भी तरह का मोशन है, वो सारे मैकेनिक्स की में हम स्टडी करते हैं. और अगर हम एग्जांपल लें एनर्जी का, तो हमारा जो कंजप्शन ऑफ फूड है ये, या फिर वर्क जो हम करते हैं, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. और अगर हम साउंड का देखें तो साउंड इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम डेली लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो ये जो साउंड है मेरे मैकेनिकल वेव्स में निकल के टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपके पास पहुंच रहा है, तो ये भी फिजिक्स का एक यूज़ है. ठीक. तो फिजिक्स के और भी काफ़ी फील्ड्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज़ होता है. एंड अभी हम जैसे फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स का हम बड़े स्केल पे बात कर रहे हैं. तो अगर हम देखें तो फिजिक्स नैनो स्केल पे भी है. एटॉमिक स्केल पे अगर हम देखें तो फिजिक्स हमारे पास मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करने में हेल्प करती है. तो जो आज हमारे पास फिजिक्स है, ये अगर हम 200-300 साल पहले देखें तो फिजिक्स हमारे पास ऐसी नहीं थी. तो इसकी जो कुछ वेरियस डिस्कवरीज हुई हैं, वो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने की हैं डिस्कवरीज. तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में डिस्कवरीज हो गई हैं. तो उन्होंने लगातार मेहनत की है, कई बार वो फेल हुए हैं और कई बार उनको कुछ सफलता मिली है, लेकिन वो इसी काम में लगे रहे हैं, तभी उनको इसके पीछे की हमारे फिजिक्स के फिनोमेना मिले हैं. तो जैसे कि मैं वन बाय वन कुछ जो मेन और डिस्कवरीज हैं उनको डिस्कस करता हूं. तो फर्स्ट है हमारे पास आइजैक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन्स लॉ आप सभी ने पढ़ा होगा कि न्यूटन्स के हमारे पास 3 लॉ हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. तो आप लोग इससे काफ़ी हद तक फैमिलियर होंगे, क्योंकि साइंस में हम 7th-8th क्लास में इनको पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं. तो न्यूटन्स लॉ provided us the basic fundamental framework for understanding the motion of object and the forces acting upon them. This law reform our understanding of how object moves and interacts in the physical world. Next, you are very much aware of our Albert Einstein. He developed the theory of relativity, in which Einstein's theory transformed our understanding of space, time, and gravity. He introduces the famous equation E equals to mc square, okay, in which he tells that कि जो हमारे पास मास है उसको हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी में प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होता है. तो मैक्सवेल साइंटिस्ट हुए थे, इनकी भी काफ़ी डिस्कवरीज हमारे पास हैं.
काफी यूजफुल है फिजिक्स में डे टू डे लाइफ में। इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक थ्योरी इन्होंने दी थी। तो सम ऑफ you maybe school going students are not maybe aware of it, but Sonali ma'am, I am audible with video. uh, some students are saying in chat that my audible is lagging. ओके ओके, तो अगर किसी को कुछ डाउट आता है, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई डाउट आता है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो और बाद में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा, उसमें आप फिल करके हमें भेज सकते हो। तो फिजिक्स के आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको केवल इसी टॉक में से रिलेटेड ही पूछना है। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो उन्होंने दी थी, उन्होंने डिफाइन कर दिया था इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट का, ठीक है। तो उनके वर्क ने हमारे पास लेट कर दिया फाउंडेशन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट स्कैटरिंग which has significant applications in various fields such as optics and spectroscopy. अभी हम इतने साइंटिस्ट वेरियस को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अपने इंडियन हीरो को कैसे भूल सकते हैं। तो हमारे सीवी रमन सर, जिनकी रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था 1930s में। तो इनकी जो डिस्कवरी थी, उन्होंने लाइट स्कैटरिंग के ऊपर अपना काम किया था और उनकी जो डिस्कवरी हुई थी, एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था, उन्होंने 28 फरवरी को परफॉर्म किया था। इसी वजह से हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपके पास लैब में गए और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया और आपके पास रिजल्ट आ गया। तो इसके लिए सालों की मेहनत होती है। कई बार हमारे पास एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं, ठीक है। एक बार ही नहीं, 100 बार ही फेल होंगे, हो सकता है कि 1000 बार भी आप एक्सपेरिमेंट में फेल होंगे, बट मेन जो डिस्कवरी का एक ही रीजन होता है कि वो क्यों चीज इन्वेंट हुई है, वो है कि आप लगातार उसमें लगे रहते हो। जो रेगुलर लगा रहता है किसी चीज को, वो अचीव कर लेता है करेक्ट रिजल्ट। तो आप अभी मैं एक थॉमसन अल्वा एडिशन की डिस्कवरी लाइट बल्ब के बारे में डिस्कस करूंगा। इनकी कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं जब टॉक को प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने पढ़ी, तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना। तो जैसे कि अगर आप घरों में, हम लाइट बल्ब तो यूज करते ही हैं सभी लोग, क्या आपने कभी उसको ध्यान से देखा है? हम उसको ध्यान से क्यों देखेंगे? मैंने तो कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए कॉमन सी चीज है। बट अगर हम आज से 200 साल पीछे जाएं, तो 200 साल पहले ऐसी कोई चीज नहीं होती थी। रात को जब अंधेरा हो जाता था, सूरज छुप जाता था, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता था एंड कोई लाइट का सोर्स नहीं होता था, तो केवल तेल के दिए ही जलाने पड़ते थे। तो थॉमस अल्वा एडिशन ने इसकी लाइट बल्ब की डिस्कवरी की और उन्होंने इसकी डिस्कवरी में एक बार ही नहीं फेल हुए, 10,000 टाइम फेल हुए, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग मेथड ट्राई किए, हर बार उनको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले। तो जब उनसे पूछा गया कि आप कितने बारी आपको फेल हुआ है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए, तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। तो जो फेलियर है, इसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, अडेप्ट एंड इम्प्रूव को यूज करके हम आगे बढ़े। जैसे कि हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हुए या लाइफ में कभी फेल हुए हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करें कि हम फेल क्यों हुए हैं। लेट्स पॉइंट आउट द थिंग्स कि हम कौन कौन से पॉइंट में लैग कर रहे हैं, फिर हम उन पॉइंट्स पे फोकस करके हम आगे बढ़े। तो हम अपने डिसिप्लिन की पावर को समझें और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं जो आपको यहाँ पे एक और बात, कहानी सुनाना चाहता था, वो ये है कि जब ये स्कूल में जाते थे, तो इनको क्वेश्चन पूछने की काफी आदत थी। ये हर चीज को लेके क्यूरियोसिटी रहती थी। ये बार बार पूछते थे कि अगर
पंछी जो है, बर्ड्स जो है जो हवा में उड़ सकते हैं, तो यस मैम। मैम अभी क्लियर आ रहा है? ओके ओके। तो मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की, कि जब ये स्कूल में थे तो ये क्वेश्चंस बहुत पूछते थे, ये हर चीज के लिए क्यूरियस रहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो इनका ये माइंड में ये भी रहता था कि जैसे कि पंछी जो वर्ड्स हैं वो हवा में उड़ते हैं, तो हम ह्यूमन क्यों नहीं उड़ सकते। तो टीचर्स इन क्योंकि ये आगे के क्वेश्चन पूछते थे, उस जमाने के क्वेश्चंस नहीं होते थे, तो टीचर्स परेशान होके इनको भगा देते थे। तो एक बारी टीचर ने इनको एक लेटर दिया और इनको बोला कि आप अपनी मदर को जाके दिखाइए। और जब इनकी मदर ने उस लेटर को पढ़ा और इन्होंने पूछा कि उस पे क्या लिखा है, तो उन्होंने उनको रोते हुए ये बताया कि टीचर ने ये लिखा है कि आपका जो बेटा है वो काफी इंटेलिजेंट है, हम इनको पढ़ा नहीं सकते, आप कृपा करके इनको घर पे ही रखें। ठीक है, कि आपका बेटा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि आप घर पे ही पढ़ाएं, हमारे स्कूल में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। तो उनकी मदर जो थी उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और उनको पढ़ाया घर पे। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही अपने घर में रिसर्च लैब खोल ली थी। तो जब 20-30 साल गुजर गए, जब उनके मदर की डेथ होगी, तो उनको एक बारी वही लेटर मिला। तो उन्होंने क्यूरियोसिटी जानने की कोशिश की कि इस लेटर में क्या लिखा था। तो जब उन्होंने लेटर खोल के देखा तो वो बहुत हैरान हो गए। और उस लेटर में ये लिखा था कि आपका बेटा बहुत ही नालायक है और मंदबुद्धि है, हमारे कल से इसको स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। बट उनकी आप हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि उनकी जो मदर थी उन्होंने अपने बेटे को एक पॉजिटिव मैसेज ही दिया कि अगर हम खुद से मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इन लास्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय टॉक कि साइंस जो है, पर्टिकुलरली फिजिक्स, इट्स प्ले ए रोल इन opening the mysteries of universe and transforming the society. The continuous pursuit of knowledge and application of scientific method derive the scientific progress. Let's embrace the wonders of science and inspire future generations to explore the limitless possibility that lie ahead. Thank you all for your attention. I am happy to answer any questions or engage in discussion on this journey of scientific discovery. Yugen sir, over to you. Yes, yes, Arun, you're audible.
your question is not clear to me, Arun. Forward to what? You're talking job oriented question? Research oriented. Yes. 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 One can like government is providing funds to do the research like DST and other there are some funding, yes, available, and to move in research one can start exploring the research field through after completing BSc. In MSc they can start doing the projects with collaborating with IITs or IISers. There are very good projects available in their labs, and after exploring a masters and doing some research work they can either go to scientific labs and join can as scientist, or other they can join as a research scholar and do PhD, and after that they can explore other fields. Yes. Yes. You have pointed a very good thing. We can discuss in detail later on. You can connect me through.
let's move to next question. Yes, Meena. Yes, Meena. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी. Yes. मैम फैसिलिटीज की तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास कोई कमी नहीं है. अगर आप जी जान से काम करेंगे तो फैसिलिटीज तो हमारे पास बहुत हैं. अगर आपको राइट सोर्सेज मिल जाते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करते हो राइट डायरेक्शन में, तो आपको जरूर सक्सेस मिलता है. हम, नहीं, हम मैम ऐसा कह सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है. कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. हमारे क्योंकि कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. अगर एक चीज़ है तो वो 10 जनों में बढ़ जाती है. यस मैम. यस मैम. यस. Sorry ma'am, can you repeat the question? uh, character no, all the characterization are not available in our institute. We have to try from other institute also. So like XRD SEM we have in our institute, but other characterization we have to collaborate with the other institute.
कुछ क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स में, मैं उनको कुछ आंसर करना चाहूंगा। लाइक दीपम बक्सी हैड आस्क्ड how one should prepare for CSIR NET and other exams, like what are important points to be considered during preparation। तो आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है फिजिक्स में, जैसे कि मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ, आईआईटी जैम का होता है, CSIR नेट होता है, गेट होता है। तो इनकी प्रिपरेशन के लिए सिंपल सी मेथोलॉजी है कि आप लोग पहले तो टाइमलाइन डिसाइड कीजिए कि आपका पेपर कब है। मान लीजिए कि आपका 4 महीने बाद पेपर है, तो आपके पास अभी 4 मंथ्स हैं। तो आप इनको डिवाइड कर लीजिए कि आपको मंथ मंथ बाय मंथ कैसे आपको प्रोग्रेस करना है। तो 3 मंथ्स में, अगर आपके पास 4 मंथ्स हैं तो 3 मंथ्स हम उसकी प्रिपरेशन पे लगाएंगे, एंड लास्ट मंथ हमारे पास प्रैक्टिस के लिए हम उसको रखेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर सकें। तो जो आपकी 3 मंथ्स, पहले 3 मंथ्स हैं, उसमें आप जो आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं, आपने 70% सिलेबस को कवर करना है। CSI नेट गेट मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स यही गलती कर जाते हैं कि वो 100% सिलेबस पे फोकस करते हैं। अगर आप 60 से 70% सिलेबस अच्छे से कर लेंगे, उस पर ही फोकस कर लेंगे, तो आप नेट गेट कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपके जो भी 3 मंथ्स हैं पहले के, तो इनमें आप मंथ वाइज, वीक वाइज अपने आप को फिर से डिवाइड कर लीजिए कि आपने कैसे प्रोग्रेस करनी है अपनी, और उस टाइम टेबल पे आप स्टिक कीजिए। तो अगर आप रेगुलर रहेंगे किसी चीज़ों में, तो आप इजीली किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। होप दीपम आपका डाउट क्लियर हो गया हो। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो तो माइक ऑन कर सकते हो। जीके आप एक है, उन्होंने भी बोला है कि टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल। हाँ, टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, पर अभी तक एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है। हम वन वे ही जा सकते हैं, हम पीछे नहीं जा सकते। तो क्योंकि हम फ्यूचर की तरफ ही जा रहे हैं, तो 1 सेकंड बाय 1 सेकंड हम आगे की तरफ जाते हैं, तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। ऋषभ तिवारी ने क्वेश्चन पूछा है, कैन यू एलेबोरेट द वैक्यूम इन स्पेस। तो आपका क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली exactly? कि हमारे पास स्पेस में वैक्यूम क्यों है, या फिर आप वैक्यूम पूछना चाहते हो कि क्या है। ऋषभ, आर यू देयर? आई थिंक इज नॉट देयर, सो ओके। सो कैन यू एलेबोरेट द वैक्यूम। तो वैक्यूम सिंपल अगर शब्दों में हम समझें, तो जहां पे एयर नहीं होता है, मतलब एयर हमारे पास बिल्कुल हम निकाल दें, तो वो वैक्यूम हो जाता है। तो स्पेस में हमारे पास कुछ भी वहां पे नहीं है, ना एयर है ना कोई और है, तो वो हमारे पास वैक्यूम हो जाता है। तो ये हमारे पास मोशन में अगर हम वैक्यूम होता है, तो हमारे पास ना ही कोई फ्रिक्शन लगेगा, ना कुछ और इफेक्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Satyarita Behra has asked, but one should study after 12th to be an scientist, astronomer at ISRO। तो सत्यरीता बेहरा जी, आप पहले बैचलर कर सकते हो इन एस्ट्रोनॉमी, और उसके बाद आप इसरो ज्वाइन कर सकते हो, या फिर उनके अपने कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बीटेक बैचलर के बाद, मास्टर्स के बाद आप एज ए साइंटिस्ट भी वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद शिवांशु पार्मर ने पूछा है, ओके, ऋषभ तिवारी ने फिर से कमेंट किया है, आई जस्ट वांट टू नो हाउ वैक्यूम क्रिएटेड इन वास्ट लेवल इन यूनिवर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है,
कि यूनिवर्स हमारे पास बहुत बड़ा है, इसमें वैक्यूम क्रिएट कैसे किया जाता है। तो बेसिकली हमने वैक्यूम को क्रिएट नहीं किया है, वैक्यूम पहले से ही अवेलेबल है। तो जहां जहां वैक्यूम अवेलेबल है वहां पे हम बीच बीच में हम बाकी चीजें अवेलेबल है, लाइक स्टार्स प्लैनेट्स जो है वो हमने फिल किए हैं उनमें। तो वैक्यूम तो आप ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है जिसमें से पहले से ही वैक्यूम था। तो उसके अंदर हम कुछ बॉल्स या कुछ और मटेरियल रख रहे हैं तो उसकी स्पेस को लेगा वो। तो मैं पीछे चैट में पढ़ रहा हूँ, शिवांशु पारमर ने बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है। सर, व्हाट आर फ्यूलिंग इनोवेशन लेटेस्ट रिसर्च ऑन पावर सोर्सेस, विल हाइड्रोजन फ्यूल सेल विल रिप्लेस पेट्रोल और डीजल सेल। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इनोवेटिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये जो नेक्स्ट हमारे पास रिसर्च हो रही है वो इसी में हो रही है कि हाइड्रोजन सेल को लेके या सुपर कैपेसिटर के ऊपर जो हमारी रिसर्च हो रही है, सुपर कैपेसिटर, हाइड्रोजन सेल, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स, इन्हीं पे हो रही है। तो इन्हीं जो है इनकी जो एफिशिएंसी है और पावर कंजप्शन है ये काफी अच्छा है इनमें। तो ये हमारे पास डेफिनेटली फ्यूचर में रिप्लेस कर देंगे पेट्रोल और डीजल्स में। तो जयशंकर गोयल ने क्वेश्चन पूछा है, आई एम इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड आई हैव ए वेरी ब्यूटीफुल इमेजिनेशन पावर एंड क्वेश्चन एबिलिटी एंड आई आल्सो इंटरेस्टेड इन बिजनेस, व्हाट शुड आई डू। तो जयशंकर जी, आप पहले तो ये देखिए कि आपको रिसर्च में कौन से में सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है। साइंस में हम आगे फिजिक्स में जा सकते हैं, केमिस्ट्री या मेडिकल लाइन में भी आप जा सकते हो। तो अगर आपको रिसर्च ही करनी है तो आप रिसर्च में चले जाइए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस में भी जा सकते हैं। हाँ, आप बोथ भी कर सकते हो। ओके, तो अभी आप मास्टर्स कर रहे हो। ओके, तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। बीएससी फिजिक्स साइंस करने के बाद आप एमएससी कर सकते हो, या अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो बीएड में जा सकते हो, बीएड करके टीचिंग लाइन में जा सकते हो, या आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में बैचलर के लेवल पे भी काफी पोस्ट होती हैं। तो ये आपको एक इंटरेस्ट चूज करना पड़ेगा। अगर आप कोर्स फील्ड में पूछ रहे हो तो आप एक टाइम पे एक कोर्स कर सकते हो और दूसरा भी अपनी इच्छा से कर सकते हो, पर बेटर ये रहेगा कि आप जो अपनी एनर्जी है वो एक पॉइंट पे फोकस करें। उसके बाद हर्ष शर्मा, सर, आई वांट एडमिशन इन आईआईटीज कॉलेज, सो प्लीज टेल मी हाउ कैन आई क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम फॉर दिस कॉलेज, व्हाट टाइप ऑफ शेड्यूल विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। तो आपने आईआईटीज में किस लेवल पे जाना चाहते हो, पहले मुझे ये बताइए। आप इनमें ट्वेल्थ के बाद जाना चाहते हो, वहां पे बीटेक करना चाहते हो, या फिर आफ्टर ट्वेल्थ। तो आप अभी क्या कर रहे हो, 11th में हो, नॉन मेडिकल में। तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको जेई एडवांस और जेई मेन को लेके पढ़ाया जाता हो। ठीक है, तो उसमें आप कंपटीशन की तैयारी होती है, 2 साल आप तैयारी करोगे तो आप इजिली जेई एडवांस का पेपर क्लियर कर सकते हो। हाँ जी, एनसीईआरटी भी एनएफ है, बट प्रैक्टिस मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करनी है आपको।
तो प्रैक्टिस एनसीईआरटी से नहीं होगी, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अरिहंत की बुक्स ले सकते हो आप, या टाटा मैगरा की बुक आती है, एमटीजी की बुक्स आती हैं, या कोई भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, वो मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। एनी अदर क्वेश्चंस? Unmesh, can you unmute? Okay, he is saying he is in library. Actually, Unmesh, we can organize a separate session for this, in which we can tell all the students what we can do after 10th or 12th or after bachelor. तो मोस्टली स्टूडेंट्स के क्वेश्चन यही आ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम एक एसोसिएशन की तरफ से ही एक नेक्स्ट सेशन ये वाला ही रख लेंगे। कार्तिक चौरसिया ने क्वेश्चन डार्क एनर्जी लिखा है। अनमेश, प्लेसमेंट होता है एमएससी, आप किसी भी कॉलेज से करोगे तो भी प्लेसमेंट होगा, आईआईटी से करोगे तो भी प्लेसमेंट होगा। आप अगर प्लेसमेंट के लिए एमएससी करना चाहते हो तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एमएससी मत कीजिए, क्योंकि एमएससी आप साइंस के लिए पढ़ना चाहते हो, अगर आप साइंस से प्यार करते हो तभी एमएससी कीजिए। अगर आप सिर्फ नौकरी के लिए चाहते हो तो पढ़ाई करने का नहीं कोई फायदा, आप सीधे नौकरी ही ढूंढिए। कार्तिक चौरसिया जी ने क्वेश्चन पूछा है डार्क एनर्जी, कैन यू एलेबोरेट मोर? डार्क एनर्जी कार्तिक, आप नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हो? जीके अपने क्वेश्चन पूछे, इज देयर एनी वे टू गेट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन ऑन एनी रिसर्च ड्यूरिंग बीएससी? हाँ जी, पॉसिबल है। फंडिंग लेने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड हैं, जैसे कि इंस्पायर स्कॉलरशिप है, जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी रहे थे 2007 में, उन्होंने स्टार्ट की थी। तो उसमें हमारे पास 5000 पर मंथ स्टूडेंट्स को मिलता है, वो रिसर्च के लिए मिलता है स्कॉलरशिप। और अगर आप बीएससी में भी कोई और बड़े लेवल का प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो स्टूडेंट्स को भी प्रोजेक्ट ग्रांट्स नहीं मिलती हैं, वो फैकल्टी को मिल जाती। तो आप जिनके साथ प्रोजेक्ट करोगे तो जो आपके प्रोजेक्ट गाइड होंगे वो डीएसटी या कोई और सीएसआई या यूजीसी फंडिंग एजेंसीज है, उनसे फंड्स ले सकते हैं। अनमेश, जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो इंस्पायर स्कॉलरशिप, इसमें जो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा वो समर वेकेशंस में मिलता है प्रोजेक्ट। तो उसके लिए आपको 20,000 अलग से मिलेंगे अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हो। तो इस किसी भी आप दूसरे इंस्टीट्यूट में ईमेल डाल के किसी प्रोफेसर के साथ टाई अप कर सकते हो कि आप उनके अंडर प्रोजेक्ट करना चाहते हो। तो अगर वो ग्रांट कर देते हैं तो आप इंस्पायर को इन्फॉर्म करके वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। मैं चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक डाल रहा हूँ, इसको आप भर के आपके क्वेश्चंस भेज सकते हो।
शर्मा, आपने हैंड रेस किया, आपको कोई डाउट है? ओके, तो आप, मैं आपका हैंड लोअर कर रहा हूँ। मैम, अनिमेश ने फिर से पूछा है कि कैन वी डू एमएससी एंड बीएड टुगेदर। आप दो डिग्रीज एक साथ नहीं कर सकते हो, तो या तो आप बीएससी के बाद एमएससी कीजिए या फिर आप बीएड कीजिए। आप एक टाइम पे एक ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए एनरोल कर सकते हो। उन्मेष, आई होप कि आपकी क्वेरीज रिजोल्व हो गई हो। अगर आप फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैम, आई थिंक वी शुड एंड दिस सेशन।